ठीक है। which deals with transfer of energy, which deals with transfer of energy between system and surroundings. Transfer of energy between system and surroundings. Now what is system and what is surrounding? तो ऐसे सोचो कि पूरा यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स is made up of two parts. One part is system and other part is surrounding. Entire universe is made up of two parts, system and surroundings. What is system? सिस्टम का मतलब है द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी. अंडर स्टडी मतलब जिस पार्ट में हम इंटरेस्टेड हैं. और रिमेनिंग यूनिवर्स क्या कहलाएगा? सराउंडिंग्स. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सराउंडिंग्स. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सराउंडिंग्स. तो सीधे लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन. ठीक है. हम किससे डील कर सकते हैं ये बताओ? हम किससे डील कर सकते हैं, सिस्टम से या सराउंडिंग से? वी कैन डील विद सिस्टम. वी कैन नॉट डील विद सराउंडिंग्स. We can deal only with system. For example, जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली वालों ने आपके पीछे एक कोई जासूस लगा रखा है, कोई डिटेक्टिव लगा रखा है आपके पीछे.
तो आपके पेरेंट्स के लिए आप क्या हो गए? आपके पेरेंट्स के लिए आप हो गए सिस्टम, और रेस्ट यूनिवर्स क्या हो गया? सराउंडिंग्स। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से मास कनेक्टेड है, एक फ्लोर पे रखे हुए हैं। ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये स्प्रिंग मास कॉम्बिनेशन, सॉरी, इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या होगा? सिस्टम। जिस पार्ट की भी हम स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है। मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हम स्टडी करना चाहते हैं, मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट स्टडी करना चाहते हैं। सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टी हम स्टडी कर सकते हैं। सो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी इज नोन एज सिस्टम। तो हमारे लिए ये लिक्विड सिस्टम हो गया, और रेस्ट स्पेस क्या हो गया? सराउंडिंग। समझ में आया कि नहीं? कोई भी ऐसा है जिसे सिस्टम के बारे में समझ में ना आया हो? व्हाट इज सिस्टम? क्योंकि ये पूरा चैप्टर सिस्टम के अबाउट ही घूमने वाला है। केमिस्ट्री में बात करूं मैं, तो जितनी भी रिएक्शन है, जितनी भी रिएक्शन है, वो सारी रिएक्शन हमारे लिए किसका काम करेंगी? अगर हम इस रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो ये रिएक्शन हमारे लिए क्या है? सिस्टम। और इस रिएक्शन इन्वायरमेंट के बाहर जो कुछ भी है वो क्या है? वो है सराउंडिंग। आई थिंक बिल्कुल क्लियर है सबको सिस्टम और सराउंडिंग का आइडिया। आई रिपीट, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी। ठीक है। नाउ राइट डाउन टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स, तीन तरह के सिस्टम हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन, लिख लो, बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी एंड मास या मैटर। ओपन सिस्टम किसे कहेंगे? जल्दी जल्दी लिख लो, ये बिल्कुल आसान पार्ट है। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम वो जो सराउंडिंग के साथ मास एंड हीट एनर्जी दोनों एक्सचेंज करे। जो सराउंडिंग के साथ मास एंड हीट एनर्जी दोनों एक्सचेंज करे वो ओपन सिस्टम।
जो सराउंडिंग के साथ केवल हीट एनर्जी एक्सचेंज कर पाए, जो सराउंडिंग के साथ केवल हीट एनर्जी एक्सचेंज करे, ऐसा सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम। और जो मास एंड हीट एनर्जी में से किसी का भी एक्सचेंज ना कर पाए विद सराउंडिंग, ना तो मास का एक्सचेंज हो ना हीट एनर्जी का, ऐसा सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड। जैसे आपके पास है कोई थर्मस बोतल। थर्मस बोतल का मतलब क्या है? जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता हो। वो कौन सा सिस्टम है? वो बोतल क्या है? ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। तो आंसर है आइसोलेटेड। कॉमन सेंस अप्लाई करो, ध्यान दो। मान लीजिए आपके पास एक बकेट में वाटर है। आप बताओ ये वाटर कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या सराउंड आइसोलेटेड? तो कॉमन सेंस है, आप इसमें वाटर निकाल भी सकते हैं और वाटर ऐड भी कर सकते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास का एक्सचेंज कर सकते हैं। आप इसको हीट भी कर सकते हैं। हीटिंग करो नीचे से फायर, तो ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हीटिंग भी कर सकते हैं, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, या कूलिंग भी कर सकते हैं। तो मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये ओपन सिस्टम हो गया। बट जरा सोचो, एक कंटेनर ऐसा है एक कंटेनर ऐसा है जिसकी बाउंड्री एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक बाउंड्री का मतलब है एडियाबैटिक बाउंड्री का मतलब है जो हीट को क्रॉस ना होने दे। क्लोज्ड है पूरा। मान लीजिए कि इसमें आपने वाटर फिल कर दिया, इसमें आपने वाटर फिल कर दिया। ये कौन सा सिस्टम है? ये जो बाउंड्री है वो एडियाबैटिक बाउंड्री है। एडियाबैटिक बाउंड्री का मतलब लिख लें, which does not allow the heat energy to pass through, which does not allow the heat energy to pass through। तो ये वाटर हमने ले लिया, ये हमारे लिए सिस्टम हो गया पूरा कंटेनर, और बाहर वाला स्पेस है सराउंडिंग। तो बताओ सराउंडिंग और सिस्टम के बीच क्या हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है? आंसर है नो। दूसरा, अगर ये क्लोज्ड है तो क्या इसमें फर्दर कोई अमाउंट ऐड कर सकते हैं इफ इट इज क्लोज्ड?
आंसर है नो। तो ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। बट अगर ये बाउंड्री एडियाबैटिक ना हो, कंडक्टिंग नेचर की हो, कंडक्टिंग, हीट एनर्जी पास होने दे, हीट की कंडक्टिंग नेचर की हो, नॉट एडियाबैटिक, तो फिर ये हो जाएगा क्लोज्ड सिस्टम, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाएगी, बट एक क्लोज्ड है तो मास तो ऐड कर नहीं सकते। तो अगर ये बाउंड्री कंडक्टिंग है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोज्ड सिस्टम। इतना समझ में आ गया सबको? तो तीन तरह के सिस्टम हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। रिमेंबर, वी कैन नॉट डील विद सराउंडिंग्स। Surrounding is extremely large, so we cannot deal with surroundings, but we can deal with system. So we are not interested in surrounding at all. In this chapter, throughout the chapter, we are not interested in surroundings. बात क्लियर है इतनी आप सबको? हम सिस्टम पे कंसंट्रेट करेंगे। Now write down state of system. State of system. State of system. What do we mean by state? यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने ये नहीं कहा फेज ऑफ सिस्टम, फेज और स्टेट अलग अलग होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम की अगर आप प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दें, सिस्टम की अगर आप प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दें, जैसे मान लो एक कंटेनर में गैस है, आप गैस का प्रेशर फिक्स कर दें, वॉल्यूम फिक्स कर दें, टेम्परेचर फिक्स कर दें, डेंसिटी फिक्स कर दें, विस्कोसिटी फिक्स कर दें, गैस की प्रॉपर्टीज फिक्स कर दें इन जनरल, तो हमने क्या डिफाइन कर दिया? हमने डिफाइन कर दिया स्टेट। तो आप कह सकते हैं सिस्टम विद डेफिनिट वैल्यूज ऑफ its thermodynamic properties. System with definite values or fixed values of its thermodynamic properties. अब कहोगे ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? इनफैक्ट प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, विस्कोसिटी, all properties are thermodynamic properties.
all are thermodynamic properties. तो ये स्टेट वर्ड थ्रू आउट चैप्टर फ्रीक्वेंटली आएगा, फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट चैप्टर ये फ्रीक्वेंटली आने वाला है स्टेट वर्ड. नाउ टेल मी व्हाट इज चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम. अगर हम ये वर्ड यूज करें चेंज इन स्टेट, व्हाट डू वी मीन बाय चेंज इन स्टेट. तो मान लीजिए कि किसी सिस्टम की P1, P2, P3, P4 ऐसी कई प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी कई प्रॉपर्टीज हैं. P1, P2, P3 मतलब कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले लो, डेंसिटी ले लो, विस्कोसिटी ले लो, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितनी चाहे प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है, जितनी चाहे. सोचो ये सारी प्रॉपर्टी है सिस्टम की. अब इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, इनफैक्ट इंक्लूडिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम. Force of attraction is also a property of system. तो जितनी भी नोन प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की, उनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, एटलीस्ट वन, तो व्हाट वी से, we say that there is change in state of system. और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कहें तो आप जैसे बैठे हैं ना, अगर आप अपनी गर्दन भी हिला देते हैं, इवन अपनी आईज को भी मूव कराते हैं इधर से उधर, तो क्या चेंज हुआ, आपकी स्टेट में चेंज हो गया. थर्मोडायनेमिक्स तो ये भी कहती है इवन कि अगर आप अपनी पलकें तक झुकाएं या उठाएं या बंद करें, खोलें, कुछ भी करें, इवन दैट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन स्टेट. पॉइंट क्लियर है. any change is the change in state of system. तो ये जरूरी नहीं है कि सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टी चेंज हो. मैं कह रहा हूं सिंगल प्रॉपर्टी में भी चेंज आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, चेंज इन स्टेट. मैंने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी चेंज आए तो भी वो चेंज इन स्टेट है. तो जैसे मान लीजिए लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, H2O लिक्विड H2O वेपर बन गया, तो एटलीस्ट आपको ये नजर आ रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो गया. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है बताओ, लिक्विड फेज में या वेपर फेज में.
वेपर फेज में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज आया कि नहीं? तो हम कहेंगे कि H2O की स्टेट चेंज हो गई। दिस इज चेंज इन स्टेट। और ये जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है, जिसमें फिजिकल एपियरेंस चेंज होता है, ऐसी चेंज इन स्टेट को कहते हैं चेंज इन फेज। जिसमें मैटर का फिजिकल एपियरेंस ही बदल जाए, मैटर का फिजिकल एपियरेंस बदल जाए। तो चेंज इन स्टेट और चेंज इन फेज में से कौन बड़ा हुआ? रिधि आप बताओ, अनम्यूट करके बोलो, कौन बड़ा टर्म है? रिधि। सर सर चेंज इन फेज। तुमने कैमरा ऑफ किया हुआ है? यस सर। अब कहो कैमरा खराब है, यही बोलने वाली हो? चेंज इन स्टेट और चेंज इन फेज में कौन सा बिगर टर्म है? सर चेंज इन फेज। चेंज इन फेज। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑल चेंज इन स्टेट आर चेंज इन फेज? फिर से सुनो, ऑल चेंज, अगर आपने कहा चेंज इन फेज बड़ा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ऑल चेंज इन स्टेट आर चेंज इन फेज? बोलो। नो सर। तो फिर बड़ा कौन हुआ? उल्टा बोल सकता हूं मैं, ऑल चेंज इन फेज आर चेंज इन स्टेट। तो आंसर है, जो बड़ा टर्म है वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन फेज हर एक जगह अप्लाइड नहीं होगा। नोट कर लो रिधि बेटा, चेंज इन फेज केवल कहां पे यूज होगा? when there is change in physical appearance of system। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर या सॉलिड से वेपर का बनना, ये फिजिकल अपीयरेंस बदल गया। तो सीधा सेंटेंस ये है, ऑल चेंजेस इन स्टेट आर नॉट चेंज इन फेज। बट ऑल चेंजेस इन फेज आर चेंज इन स्टेट। तो लिमिटेड कौन है और अनलिमिटेड कौन है? लोकल कौन है और यूनिवर्सल कौन है? ग्लोबल कौन है और लोकल कौन है? तो चेंज इन स्टेट कैसा वर्ड है, कैसा टर्म है? ग्लोबल।
और चेंज इन फेज है लोकल। लोकल मतलब लिमिटेड, ग्लोबल मतलब अनलिमिटेड। क्लियर है आप सबको? और हर एक चेंज इन स्टेट को सीधा सीधा नाम देते हैं प्रोसेस। तो लिख लो नेक्स्ट टर्म, प्रोसेस। प्रोसेस मतलब एन ऑपरेशन involved with change in state। कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसमें स्टेट चेंज हो रही हो, जिसमें स्टेट चेंज हो, उस प्रोसेस को, उसको ऑपरेशन को क्या नाम देते हैं? प्रोसेस। अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी को इन टर्मिनोलॉजी में? देखो ये थर्मोडायनेमिक्स का मामला टर्मिनोलॉजी से है। यहां सारे बच्चे खिचड़ी पकाते हैं। खिचड़ी पकाने का मतलब सब मिक्स कर देते हैं। मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैं रिकॉल करूं। मैंने आपको सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स है क्या उसकी बात की। थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करती है? एनर्जी ट्रांसफर। किस किस के बीच? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम कौन और सराउंडिंग कौन? तो जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है, और जिसकी स्टडी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते इनफैक्ट, वो सराउंडिंग्स है। तो जिस पार्ट में हम इंटरेस्टेड हैं यूनिवर्स के, दैट पार्ट इज सिस्टम। अब तीन तरह के सिस्टम हैं: ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड, बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ हीट, एनर्जी एंड मास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। ठीक है, बताओ हम इंसान क्या हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। तो बिल्कुल ठीक आंसर दिया है आप लोगों ने। वी आर ओपन सिस्टम। अब सिस्टम है तो सिस्टम की कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी। अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज को फिक्स कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि हमने सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर दी। तो सिस्टम विद डेफिनेट वैल्यूज और फिक्स्ड वैल्यूज, डेफिनेट और फिक्स्ड वैल्यूज मीन्स आपने उसकी स्टेट डिफाइन कर दी।
अब इसकी एक भी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए, सिंगल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, even then we say there is change in state. सिंगल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो भी। मैंने अभी अभी कहा कि हम सब लोग ओपन सिस्टम हैं। अगर हमने अपनी गर्दन भी हिला दी, इवन लेफ्ट से राइट देखने लगे, ये चेंजेस भी क्या कहलाएंगे? चेंज इन स्टेट। पॉइंट क्लियर है आप सबको? फर्दर देखो, अब ये जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की। एक जो मैक्रोस्कोपिक और दूसरी माइक्रोस्कोपिक। दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो की मीनिंग आप जानते हैं, नहीं जानते तो लिख लें। मैक्रो मतलब होता है लार्ज, और माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल। और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करें तो ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो बल्क पे डिपेंड करें, डिपेंड्स ऑन बल्क, डिपेंड्स ऑन बल्क। बल्क मतलब ग्रुप ऑफ पार्टिकल। बल्क मीन्स ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। तो जो बल्क पे डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज उनको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, और जो सिंगल पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, जो एक ही पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक। ये ध्यान देना, ये टर्म हम आगे फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। तो देखो, मेजॉरिटी बच्चे कैमरा ऑफ कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। या तो मैं हटा दूंगा सबको। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि आप कैमरा ऑन रखें। इस सॉफ्टवेयर में अच्छी बात यह है कि जो रिस्पांस देता है उसके कैमरे को पहले ले लेते हैं ये। तो अक्षय कैप सीधा लगाओ बेटा, या फिर लगाओ ही मत, कैमरा ऑफ कर दिया। कमरे में बैठ के कैप लगाने की क्या जरूरत?
कैमरा ऑन करो बेटा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो, जो सिंगल पार्टिकल पे डिपेंड करे, अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताओ वो मैक्रोस्कोपिक है या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है या माइक्रोस्कोपिक, जो भी आप में से बताना चाहे। तो बॉन्ड लेंथ है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। लगभग बच्चों ने ठीक आंसर किया है। बॉन्ड लेंथ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। क्यों है माइक्रोस्कोपिक? क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होती है। ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होती है। बॉन्ड लेंथ के लिए क्या आपको ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए? तो बॉन्ड लेंथ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। बॉन्ड लेंथ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। गौरव, अब आप बताएंगे। गौरव, अनम्यूट करके बोलो बेटा। अनम्यूट करके बोलो, आपकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक? गौरव। सर मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्यों? मैक्रो क्यों? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? 9th-10th में बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ा बेटा? लिक्विड को बॉइल करना है, इवापोरेट करना है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड में सिंगल मॉलिक्यूल है या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? आंसर है ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। लिक्विड तो कंडेंस्ड फेज है ना। क्या सिंगल मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन हो सकता है? क्या सिंगल मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन हो सकता है? आंसर है नो। तो बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क प्रॉपर्टी है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी है? मैक्रोस्कोपिक। सबको क्लियर है?
तो ये जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ये जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ये डील करेगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ये किसके साथ डील करेगा? विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, नॉट विद माइक्रोस्कोपिक। अच्छा, ऐसा लगता है आप नोट्स नहीं बनाते बेटा, इसलिए कैमरा ऑफ कर देते हो बार बार। तुम लिख तो कुछ रहे ही नहीं बेटा। देखो, बहुत सारे बच्चों के कैमरा काम नहीं कर रहे हैं या करवा नहीं रहे हैं वो कैमरे से काम, दोनों बातें हो सकती हैं। तो 21 सितंबर से शायद कुछ परमिशन मिलने वाली है। 25 सितंबर से कब तक छुपेंगे आप? सामने तो आना ही पड़ेगा। चलो देखो आगे, समझ में आ गया सबको मैक्रो माइक्रो कैसे पहचानेंगे? अच्छा बताओ, डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? डेंसिटी डेंसिटी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। तो थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करने वाली है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से, नॉट विद माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, फर्दर लिख लें, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी भी दो तरह की। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को मैं फर्दर डिवाइड कर रहा हूं। इन जनरल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ही लिखते हैं उनको। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इसमें मैक्रोस्कोपिक की मैं बात कर रहा हूं, दो तरह की। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो दो मेन पॉइंट हैं। जो नॉन एडिटिव हो और मास इंडिपेंडेंट हो। कंसेप्चुअली देखें तो ये दोनों एक ही बात है। जो नॉन एडिटिव हो और जो मास इंडिपेंडेंट हो। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी? इसका उल्टा लिख लो, जो एडिटिव हो और मास डिपेंडेंट हो।
अब बताओ, इससे समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान दो। ये मेरे पास 1 लीटर वाटर है, एक और 1 लीटर वाटर सैंपल है, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया, ये मिल गया 2 लीटर वाटर सैंपल। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस। तो बता सकते हो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस, सेम ही रहेगा। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट ऐड हुए? क्या बॉइलिंग पॉइंट ऐड हुए? 100 + 100 ये 200 बना? नहीं बना। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है? नॉन एडिटिव। अगर दो सिस्टम को मिक्स करें और उनके बॉइलिंग पॉइंट ऐड ना हो या कोई भी प्रॉपर्टी ऐड ना हो, तो फिर वो नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी हुई। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास इंडिपेंडेंट है, जितना चाहे आप वाटर ले लो, वाटर की बॉइलिंग स्टार्ट होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर। जितना चाहे वाटर आप ले लो। और अगला पॉइंट बताएगा आगमजोत। बोलो बेटा, वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम अनम्यूट करके बोलो, आगमजोत। वॉल्यूम किस तरह की प्रॉपर्टी है? देर मत लगाओ, जल्दी करो। वॉल्यूम ये तुमने इंटेंसिव वॉल्यूम के लिए लिखा है या पिछले के लिए था आंसर? कौन सा, क्या है ये? वॉल्यूम किस तरह की प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप देखो, ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर वॉल्यूम है। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल वॉल्यूम 2 लीटर हो गया कि नहीं? तो वॉल्यूम ऐड हुआ कि नहीं हुआ? तो वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो, पहचानने का मैं आसान तरीका बता रहा हूं। कोई भी प्रॉपर्टी पहचानने का आसान तरीका, आप क्या करो, सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सिस्टम को आप कट कर दो।
2 पार्ट्स में कट कर दो। देखो किसी भी रेशियो में कट करो, ये देखो कि क्या वो प्रॉपर्टी अलग अलग पार्ट में अलग अलग हुई, पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट हुई। अगर डिफरेंट हुई है तो वो प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट है, वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। तो सिंपल सा काम करना है, क्या फॉलो करना है आपको, कौन सा स्टेप फॉलो करना है? डिवाइड द सिस्टम इन 2 पार्ट्स। डिवाइड द सिस्टम इन 2 पार्ट्स। एंड सेकंड स्टेप क्या रहेगा? कंपेयर द सेड प्रॉपर्टीज इन 2 पार्ट्स। Compare the property in which we are interested in 2 parts. अगर वो प्रॉपर्टी बदल गई, डिफरेंट है 2 पार्ट्स में, तो समझ लीजिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और नहीं बदली तो इंटेंसिव। देखो एक एग्जांपल से और समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास 5 लीटर वाटर है, और वाटर की डेंसिटी आप जानते हैं 1 ग्राम पर ml होती है। अब इस 5 लीटर वाटर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। मान लीजिए एक 2 लीटर है और एक 3 लीटर सैंपल है। 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। बताइए क्या इन दोनों पार्ट की डेंसिटी डिफरेंट होगी? अगर ये डिफरेंट हुई प्रॉपर्टी तो समझ लेना कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डिफरेंट नहीं हुई तो इंटेंसिव। ये ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल सीधे सीधे आना है, ध्यान रखना। इतनी प्रॉपर्टी होती है जिनको आप रट नहीं सकते। मैं केवल आपको तरीका बता रहा हूं कि हाउ कैन वी डिसाइड वेदर इट इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। So divide the system in 2 parts and look for that property in 2 parts. अगर वो प्रॉपर्टी बदल जाए तो एक्सटेंसिव, और ना बदले तो इंटेंसिव। क्या डेंसिटी में कोई चेंज आया? डेंसिटी तो 1 ग्राम पर ml ही होगी। तो डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी हुई बताओ? डेंसिटी हुई इंटेंसिव। बताओ अमाउंट, इसकी अमाउंट कितनी होगी? मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 5 kg। इसकी अमाउंट होगी 2 kg, और इसकी अमाउंट होगी 3 kg। अमाउंट कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? तो अमाउंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कंपटीशंस में आई है, और मैं जिससे पूछूं वही आंसर करेगा और कोई नहीं बोलेगा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेम्परेचर। आप बताना है, आपको दो ऑप्शन है, ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। तरनजीत, अनम्यूट करके बोलो बेटा। तरनजीत, सर इंटेंसिव। इंटेंसिव। कोई ऐसा है जो एक्सटेंसिव कह रहा हो? Is there anyone who think that it is intensive? मैं तो कह रहा था anyone, there are number of students who think that it is extensive. टेम्परेचर की बात कर रहे हो ना, ये कोई, ये किसके लिए लिखा हुआ है आप लोगों ने? कार्तिक बोलो बेटा, क्या कह रहे हो आप, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? कार्तिक, एक्सटेंसिव। अनम्यूट करके मैं जो जो बातें पूछ रहा हूं आप उसका जवाब दो। अनम्यूट करो अपने आप को। कर लिया बेटा? यस सर। कैमरा नहीं है तुम्हारे पास? सर कभी कभी चल जाता है, पर इसमें कुछ खराबी है। ये तो मुझे मालूम है कि आप लोग टेक्नोलॉजी में कितने आगे हो। सर अच्छा ध्यान दो, मेरे पास एक कोई सॉलिड पीस है, सॉलिड, और इस सॉलिड पीस का कुछ टेम्परेचर है, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, किसी भी रेशियो में कट कर दिया। अब ये दो पार्ट में, टू पार्ट्स में आ गया बेटा। बताओ मुझे, कट करने के बाद क्या इन दो पार्ट के टेम्परेचर डिफरेंट होंगे? कार्तिक, सर बट किसी गर्म चीज को अगर हम किसी ठंडी चीज में करें तो फिर उनका टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है ना। जैसे कभी हमने गर्म पानी में आइस डाल दी तो फिर उसका टेम्परेचर ठीक ठीक हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। ओके ओके। अभी बेटा आप थर्मोडायनेमिक्स के मोड में नहीं आए। गर्म पानी में डालना मतलब सराउंडिंग से एनर्जी देना, अभी हम उन सब की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। सराउंडिंग से इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कार्तिक, समझ में आ रहा आपको? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, I am not talking about the interaction between system and surrounding. I am talking about the properties of system. सिस्टम के अंदर की बात चल रही है बेटा। सिस्टम के अंदर कई प्रॉपर्टीज हैं, उनमें एक है सिस्टम का टेम्परेचर। मैं ये पूछ रहा हूं कि टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टी है सिस्टम की, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? तो अगर आप इस पीस को कट कर दें टू पार्ट्स में, तो भी दोनों का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, आपको सेम मिलेगा बिल्कुल।
तो टेम्परेचर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, अगर टेम्परेचर एक्सटेंसिव होता तो क्या होता, कंसीक्वेंसेस देखो। अगर टेम्परेचर एक्सटेंसिव होता तो एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं होती। क्यों? अगर टेम्परेचर एक्सटेंसिव होता तो एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं होती। जरा सोचिए, जिस रूम में आप प्रेजेंट में बैठे हुए हैं उस रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उस रूम का टेम्परेचर, उस कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। अब मान लीजिए आपको कूलिंग चाहिए, आप बीच में एक पार्टीशन लगा देते, घर के मकान बिल्कुल बीचों बीच, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया रूम। क्या दोनों पार्ट के टेम्परेचर डिफरेंट होंगे? 15-15 हो जाएंगे दोनों के। आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो भी दोनों तरफ टेम्परेचर क्या मेंटेन्ड होगा? 30 डिग्री 30 डिग्री। ये रूम हमारे लिए सिस्टम हो गया। रूम का टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी हो गई सिस्टम की। रूम को मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, तो क्या उन 2 पार्ट के टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएंगे? अगर डिफरेंट नहीं होते हैं तो इंटेंसिव है। तो जरा इमेजिन करिए कि अगर टेम्परेचर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता तो क्या होता, क्या क्या सराउंडिंग में आपको चेंजेस दिखाई पड़ते। चलो ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई क्यू। आई क्यू जानते हैं? जो आई क्यू नहीं जानते वो डेफिनेशन लिख लें। आई क्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट कोशेंट। डेफिनेशन होती है इसकी मेंटल एज बाय फिजिकल एज। मेंटल एज बाय फिजिकल एज, ये है आई क्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट इनटू 100% में अगर देना है या नंबर देना है। जैसे मान लीजिए कि आप 10 इयर्स का कोई बच्चा है, आप 10 इयर्स, फिजिकल एज 10 इयर्स है, बट उसका दिमाग तेज चलता है और 15 इयर्स के बराबर वो सोच लेता है। दिमाग तेज है, 15 इयर्स के बराबर वो सोच लेता है 10 इयर्स का। फिजिकल एज 10 इयर्स, मेंटल एज हो गई 15 इयर्स इंटू 100। आई क्यू कितना आया? 150। अगर किसी का आई क्यू 100 है तो वो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल है, सामान्य। मतलब आप 15 इयर्स के हैं तो आपसे जो एक्सपेक्टेड है कि आपकी एक्टिविटी जैसी होंगी वैसी ही है, तो आप नॉर्मल हैं। 100 से जितना ऊपर आईक्यू जाएगा आप उतने ही इंटेलिजेंट माने जाते हैं, क्योंकि मेंटल एज आपकी बढ़ रही है फिजिकल एज से रिस्पेक्ट में। और जरा सोचिए, अगर आपका आईक्यू लेवल 75 है, आपको आज भी कार्टून अच्छे लगते हैं, हो तो गए आप 15 इयर्स के, बट मेंटल एज 10 इयर्स है, आज भी आपको कार्टून अच्छे लगते हैं।
तो जिसका आईक्यू 100 से नीचे होगा वो एब नॉर्मल है, और जितना नीचे होगा उतना ही ज्यादा एब नॉर्मल। अब आप सोच लो, आपको कार्टून अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? चलो ठीक है, वो डिफरेंट मैटर है, आप अपनी आईक्यू निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ आईक्यू किस तरह की प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? मुद्दा तो ये है यहाँ पे। बोलू आईक्यू इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? इसके बाद आपको फ्री करता हूं, बोलो। कुंजल बोलो बेटा। इंटेंसिव होनी चाहिए शायद। इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? कोई भी आप में से जो बताना चाहे अनम्यूट करके बोले, फ्रीली बोलो, कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फ्रीली बोलो। एक्सटेंसिव। हाँ वैभव बोलो। सर एक्सटेंसिव होना चाहिए। एक्सटेंसिव होना चाहिए, क्यों लगा आपको बेटा? सर अगर हमने नेक के अबव वाला रीजन मतलब डिसलोकेट कर दिया तो आईक्यू का क्या करेंगे? अच्छा, सीधा सीधा दिमाग ही निकाल लो बाहर, पे बात खत्म हो गई। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है आपको। देखो, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव चेक करने का तरीका क्या है, सिस्टम को आप स्प्लिट करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेन को ही स्प्लिट कर दो। जैसे मान लीजिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई मान लो एक्सीडेंट हुआ, किसी का पैर कट गया, ठीक है, पैर कट गया तो उसका वेट तो कम हो गया, सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक उसका पैर अलग हिस्सा चला गया, क्या उसके ब्रेन पे कोई फर्क पड़ेगा? दूसरा, मान लीजिए आपने डट के खाया और रात को 10 बजे खाया, तो आप तेजी से मोटे होंगे, आपका वेट बढ़ा, क्या आपकी आईक्यू भी बढ़ेगी वेट बढ़ने के साथ साथ? आंसर है नो। आईक्यू का आपके वेट से कोई कनेक्शन नहीं है। एक दुबला पतला बच्चा भी इंटेलिजेंट हो सकता है, और एक प्राण अदनान सामी भी इंटेलिजेंट हो सकता है। एक कॉमेडियन है भारती, वो भी इंटेलिजेंट है। तो आपके वेट से आपके आईक्यू का कोई कनेक्शन नहीं है। तो आईक्यू किस तरह की प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जरा सोचिए उल्टा, अगर आईक्यू एक्सटेंसिव होता तो क्या होता? वैभव बताओ जरा, आईक्यू अगर एक्सटेंसिव होता तो क्या होता? जरा सोचो एक पल के लिए, आईक्यू एक्सटेंसिव होता तो आप मेरे पास पढ़ने नहीं आते, आपके पेरेंट्स कहते बेटा खाओ, वेट बढ़ाओ, जितना मोटे हो सकते हो जाओ, आपका आईक्यू बढ़ता जाएगा, आप सारे एग्जाम टॉप कर जाओगे। होता कि नहीं होता? तो अगर आईक्यू एक्सटेंसिव होता ना, तो बेचारे दुबलों पतलों को तो कोई पूछने वाला नहीं मिलता, उनको तो मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते आगरा। समझ में आए कि नहीं?
तो IQ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। अब कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप बैठ के सोचना कि ये क्या है। लिखो, जैसे P प्रेशर ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नाम सुना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो आप लोग? थोड़ा बहुत शायद 10th में पढ़ा हो। हाँ, 10th फिजिक्स में पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स में, जहां आपको मिरर्स के बारे में बताया गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट, विस्कोसिटी, ये प्रॉपर्टीज बताना 4 काफी है। इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव, सोचना ध्यान से। तो जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसको आप सोचेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से, धीरे धीरे करके ये डिफिकल्ट लगने लगेगा, ध्यान रखना। अगर